हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला WNCL का मैच, जो कि होने जा रहा है साउथ ऑस्ट्रेलिया वुमेन और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है कैरन रल्टन ओवल एडिलेड में। लास्ट जो मैच डे था, मतलब सेकंड लास्ट जो मैच डे था, ACT वुमेन और विक्टोरिया वुमेन के बीच में मैच हुआ था। बहुत ही बढ़िया गया था हमारा। इन दोनों टीमों के बीच में भी मैच हो चुका है, अगर आपको नहीं पता हो, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही वो मैच हमने कवर नहीं करा था। एक तो मेरा टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, फिर भी मैं शायद कर लेता कवर, लेकिन मुझे थोड़ा ऑब्जर्व भी करना था, ठीक है, क्योंकि दोनों ही टीम्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, सब टीमों की तरह ही। और कुछ ऐसे प्लेयर्स भी रहे हैं दोनों टीमों में जो हो सकता है पिछले सीज़न से थे, लेकिन कुछ प्लेयर्स के रहने की वजह से उनको फुली एक्सपोजर नहीं मिलता था, ठीक है। अभी उनको फुल एक्सपोजर मिलेगा भी या नहीं, ये थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक मैच देख लिया जाए कि क्या कर रही है टीमें, किस तरह से उन प्लेयरों को इस बार वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तब जाके हमारे पास जो है फुल आइडिया लग सकता है। और अभी एक मैच होने के बाद इतना तो मैं बता ही सकता हूँ, अगर फिर से वही सेम प्लेयर्स खेलते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पिछला मैच खेले भी होंगे उनसे, उसके अलावा भी मैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दे पाऊँगा। और आप डिस्पाइट अगर आप लास्ट मैच खेले भी होंगे या नहीं भी खेले होंगे, आपके पास काफ़ी सारे ऐसे नॉलेज आ जाएंगे जो आपको काफ़ी हद तक आपके ओपोनेंट से आगे कर सकते हैं। प्लेयर्स के बारे में कौन सी टीम का क्या स्ट्रेंथ होता है, ये सब मुझे पहले से नॉलेज पहले से ही था, लेकिन थोड़ा मुझे रोल देखना था कि क्या हो रहा है, और वो मुझे अब तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही रहा है एक मैच के बाद। अच्छा, पहले मैं दोनों टीम्स के बारे में आपको बता दूं। पहले बात करते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम में। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम आखिरी 1-2 सीजन में बहुत ज़्यादा टूट गई है। हीथर ग्राहम इनके टीम में खेलती थी, निकोल बोल्टन खेलती थी, तो वो इनके टीम से अभी नहीं खेल रही है। हीथर ग्राहम चली गई है मेरे ख्याल तास्मानिया में, और निकोल बोल्टन रिटायर हो चुकी हैं। बहुत ही बुरा हुआ है इनके साथ, मैं कहूँगा। निकोल बोल्टन का कोई ऐसा मतलब सीन नहीं था कि वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगी या फिर ऐसा कुछ, उनको स्क्वाड में भी रखा गया था। अगर थोड़ा पहले मैच शुरू हो जाता, मतलब टूर्नामेंट शुरू हो जाता जैसे जबकि होना था दिसंबर में, तब अगर होता तो शायद निकोल बोल्टन खेल भी लेती। लेकिन उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया 2022 में जाके कि वो रिटायर ले लेंगी, और 2022 के शुरुआत में ये टूर्नामेंट भी शुरू हुआ, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो अभी नहीं खेल पा रही हैं, और ये बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। पिछले सीजन से ही मतलब एक एक प्लेयर के जाने के बाद से उनका टीम जो है थोड़ा बहुत टूटने लगा था। अभी एमा किंग भी उनके टीम से रिटायर हो चुकी थी पहले ही, मतलब वो स्क्वाड सीजन की शुरुआत में जो स्क्वाड अनाउंस होता है उसके पहले ही रिटायर हो चुकी थी। उसके बाद निकोल बोल्टन भी रिटायर हो गई हैं, तो अभी बहुत मुश्किल हो रहा है इनके तरफ से कुछ कर पाना। फिर भी मैं कहूँगा कि जो नए प्लेयर्स को उन्होंने मौका दिया था पिछले मैच पर, उन्होंने काफ़ी प्रभावित करा है, ठीक है। इनमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो दूसरे टीम से आके आए हैं, उस दूसरे जिस टीम में वो खेलते थे उनको पूरा मौका नहीं मिलता था, लेकिन इस नए टीम में आके जब उनको फुल एक्सपोजर मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने करा हुआ है, तो उनके बारे में भी हम बातें करेंगे। लेकिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम जो रही है कि यही कुछ 2-3 प्लेयर्स के ऊपर इनका डिपेंडेंस रहता था, ये 2-3 प्लेयर्स कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करते थे, ठीक है। इनकी टीम में बहुत ज़्यादा मैच विनर्स कभी नहीं रहे हैं, 2-3 लगभग सीजन परफॉर्मर आप कह सकते हैं, और 2-3 मैच विनर्स होते हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही करके जाते हैं। और अगर आप फैंटेसी की तरफ से बात करें तो हमेशा कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल में बने रहते थे। अभी अगर मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करूं तो मेंस क्रिकेट की तरह वुमेन क्रिकेट में भी इनका टीम उतना कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स रहते हैं जिनमें से मेगन शूट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलियन टीम में। अभी चलिए उतना नहीं अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री खोल के देखेंगे तो इनका काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड रहा करता था, तो वो इनकी टीम से रही हैं, और ये जब भी खेलती थी तो टीम का परफॉर्मेंस अच्छा भी रहता था। लेकिन बैटिंग में हमेशा ये इनकॉन्सिस्टेंट रहे हैं। पिछले सीजन में जोशी डूली जो अभी इनकी टीम में कंसिस्टेंटली खेल रही हैं, इन्होंने ब्रेकआउट परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था। लेकिन उसके अलावा ब्रिजेट पैटरसन होती हैं जो इनके लिए सीजन परफॉर्मर हैं, जैसे केटी मैक ACT की टीम में होती हैं, ये आपको पता ही होगा। ब्रिजेट पैटरसन भी इनकी तरह से वैसे ही रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा हमें ज़्यादा कोई बैटिंग से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाली देखना नहीं मिलती है, और इसीलिए मेंस क्रिकेट की तरह वुमेन्स क्रिकेट में भी साउथ ऑस्ट्रेलिया निचले 2-3 पायदान के भीतर ही रह जाते हैं। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया है। ऑफ कोर्स ये आइडिया उस टीम के साथ है जब सारे मेन प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं। अभी तो चलिए मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, और दोनों ही टीम काफ़ी नई है, स्पेशली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं है, तो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ एक ही मैच हुआ है अभी, तो काफ़ी लंबा टूर्नामेंट बाकी है, तो कुछ भी नहीं गया है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक लोगों को शायद नहीं पता है।
तो स्टार्ट करते हैं मैच की एनालिसिस। वेदर यहाँ पर क्लियर है। आखिरी सीजन की अगर मैं बात करूँ तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने 7वें स्थान पर खत्म किया था पिछले एडिशन में, और साउथ ऑस्ट्रेलिया खत्म किया था 4थे स्थान पर। इस फिक्चर में साउथ ऑस्ट्रेलिया आगे चल रही है 3-2 से, और लास्ट मैच भी उन्होंने ही जीता था ऑफकोर्स। अगर हम इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड की बात करें तो ऑफकोर्स साउथ ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड अच्छे नहीं है। पिछले 2 एडिशंस में जो 7 मैचेस के रिजल्ट आए हैं, सिर्फ 1 मैच वो जीते हैं और 6 मैचेस उनको हारने पड़े थे। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो बेस्ट टीम्स होती हैं, जैसे कि न्यू साउथ वेल्स हो गए, विक्टोरिया हो गए, इवन ACT की टीम के अगेंस्ट में भी, तास्मानिया की टीम के अगेंस्ट में भी इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जहाँ से ब्रिजेट पेटरसन आपको दिख जाती हैं। ये काफ़ी बड़ी प्लेयर हैं, इनके पास बड़ी इनिंग्स खेलने का एबिलिटी है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। बाकी आप 61 का औसत देख सकते हैं। जोशी टूली ने बताया कि फिर में ब्रेकआउट स्टार रही है। कोर्टनी वेव कुछ मैचेस में इन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था, कुछ मैच में बॉलिंग भी कराई थी इन्होंने, और मेरे ख्याल से BBL में इन्होंने काफ़ी अच्छा करके रखा हुआ है। इसीलिए पिछले मैच पर मैंने नोटिस करा था ये परसेंटेज कैप्टन चल रही थी। रीज़न मुझे पर्टिकुलरली समझ में नहीं आया था कि क्योंकि WNCL में तो उतना अच्छा कुछ इनका नहीं था, लेकिन मुझे लगता है BBL में इन्होंने कुछ करा हुआ होगा, क्योंकि BBL मैंने फॉलो नहीं करा है तो उतना आइडिया मुझे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है BBL में इन्होंने कुछ करा हुआ होगा, इसीलिए लोग इनको काफ़ी ज़्यादा फोकस पे रख रहे थे। वेस्ट इंडीज की तरफ से मथेल्डा कार्माइकल और क्लो पिपारो काफ़ी पुरानी प्लेयर है, काफ़ी दिनों से इनकी टीम में खेल रही है। सीजन परफॉर्मर है बस, मतलब एट द एंड ऑफ द सीजन ये आपको लीडर मोड पे दिख जाती है, बाकी कुछ ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। बॉलिंग पे आप देखेंगे कि काफ़ी लंबा लिस्ट है यहाँ पे, एमांडा वेलिंगटन, टालिया मैकग्रा, मेगन शूट, लेकिन कोई भी इनमें से अवेलेबल नहीं है। ब्रूक हैरिस ने पिछले सीजन में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी, ज़्यादा मैचों में इनको मौका नहीं मिला था। पिछले मैच में हालांकि इनको विकेट नहीं मिला है, लेकिन ये प्लेयर है जिसके ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए। और सैम बेट्स जो इस टीम में अभी सबसे एक्सपीरियंस बॉलर चल रही है। वेस्ट इंडीज की तरफ से टियाना पेशर और एमा किंग जो रिटायर हो चुकी हैं, और टियाना पेशर थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकती हैं। हालांकि उतना कुछ खास इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये विकेट निकालना जानती हैं, भले ही इकोनॉमी का नेगेटिव आपको देखे जाए। ये लास्ट मैच भी आपने नोटिस करा होगा। हालांकि इकोनॉमी का नेगेटिव तो देना नहीं पड़ा था, लेकिन काफ़ी रन्स पड़ रहे थे इनको। पहले स्पेल में 7 के आसपास रन रेट इकोनॉमी चल रहा था उनका। उसके बाद सेकंड स्पेल में उन्होंने कमबैक करा था, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। तो ये कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं, ये मोटा मोटा आइडिया है। अभी एक बार देख लेते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचों में तो क्या हुआ है। बहुत ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर कुछ हमें मिले तो कुछ नाम, कुछ चीज़ें अगर हम यूनिक ढूंढ पा रहे हैं तो। एक चीज़ पिछले मैच में भी आपने नोटिस करा होगा कि साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है इस बार, अभी जो टीम इनका चल रहा है, थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस इनके पास है, चाहे आप बैटिंग से बात कर लीजिए या बॉलिंग से, ठीक है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की टीम में टैलेंटेड यंग पोटेंशियल वाले प्लेयर्स हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है, और अंडर प्रेशर वो चीज़ हमने देखा भी हुआ है। नहीं तो लास्ट मैच जहाँ से साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है, वो मैच उनको जीतना नहीं था अगर कोई एक्सपीरियंस टीम सामने आ जाती तो, ठीक है। तो फिर भी देख लेते हैं क्या होता है आखिरी 5 मैचों में अगर हम नोटिस करेंगे तो ये मैच हुआ था पर्थ में, जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया घर होता है, आपको पता ही होगा। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने बना था 254, डिसेंट स्कोर है। जो कि पैटरसन, नोटिस करना इनका एक रिदम, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट उन्होंने करा, 109 रन बनाए। एमा किंग बढ़िया रिकॉर्ड चल रहा था उनके इस फिक्चर में। इसके अलावा पेशल तो चलिए खेल ही रही हैं। पियापा क्लियरी एक और प्लेयर है जो काफ़ी सालों से इनकी टीम से हैं, स्क्वाड में है, मतलब इनका भी एक अलग फंडा है। ये सीजन के शुरुआत में स्क्वाड अनाउंस हुआ था, इनको रिलीज़ कर दिया गया था। उसके बाद अचानक लास्ट मैच के स्क्वाड में मैं देख रहा हूँ कि इनको ये टीम में है, तो मुझे लगा था इनिशियली शायद ये खेलेंगी, लेकिन जब प्लेइंग 11 अनाउंस हुआ तो वापस से वो नहीं है। तो क्या चल रहा है समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये कुछ परफॉर्मेंस रही है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं रही और 205 पर वो निपट गए। करंट स्क्वाड में बस से कोई भी नहीं है बता रहा है। बाकी मेगन शूट, वेलिंगटन ये कोई अवेलेबल नहीं है। एलेक्स प्राइस काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर हैं, ये स्क्वाड में है, खेली नहीं थी लास्ट मैच में, देखना पड़ेगा वो खेलती है या नहीं। लोए और बेट्स लास्ट मैच में उन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ था और साउथ ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी इजीली यहाँ पर जीत हासिल कर लिया। हालांकि अगर आप बॉलिंग की तरफ से बात करेंगे तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बुरी नहीं रही थी, 8 विकेट उन्होंने भी निकाले थे। अगला मैच वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी। क्लो पिपारो जिनके कुछ रन हैं, एशली डे इन्होंने कुछ रन बना के रखे हुए हैं पास्ट में, उतना कंसिस्टेंट कभी रहती नहीं है ये। स्मॉल लीग में आप कंसिडर नहीं करना चाहोगे, बड़ी लीग में एक आध टीम में सोच सकते हो आप। फिर से मैकग्रा, वेलिंगटन ये अवेलेबल नहीं है। डार्सी ब्राउन जो यंग प्लेयर के तौर पर कंसिडर्ड हो रही थी लास्ट सीजन तक, लेकिन अभी सीनियर लेवल में प्रमोटेड हो चुकी है। इस बार चेसिंग कर रही थी साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम और इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। देखिए चेस कर रही है साउथ ऑस्ट्रेलिया, पैटरसन का स्कोर नहीं है। बाकी वेलिंगटन और बॉलिंग से क्लियरी, पेशल कंसिस्टेंटली हैं और एमा किंग, एशली किंग, लेकिन ये दोनों ही अवेलेबल नहीं हैं। इस बार वापस से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी। फिर से क्लोपिपारो का स्कोर दिख रहा है। कार्माइकल, एबी एडगार, बहुत सारी बातें करनी है इनको लेकर, अभी नोटिस करना। 39 रन उन्होंने बनाए थे और फिर से आपको शूट और मैकग्रा दिख जाए कंसिस्टेंटली 2-3 विकेट निकाल रहे हैं। बेट्स इस बार विकेट है
और साउथ ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर फिर से वो चेस कर रहे थे, वो चेस नहीं कर पाए। मैगरा ने हालांकि कुछ हद तक काम करा था। और फिर से पेशल क्लेरी और एमा किंग अवेलेबल नहीं है। अगला मैच, अच्छा 3 में से 2 मैच में आपने देखा साउथ ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग फर्स्ट नहीं करी, चेसिंग करा, वो हारे। जैसे ही बैटिंग फर्स्ट करा वो जीते, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करा, ब्रिजेट पैटरसन शायद इनका नाम है, उन्होंने 100 बनाया और इसके अलावा और कोई स्कोर नहीं है, ठीक है। 100, बाकी कोई 30 के बाद भी नहीं गया है स्कोर। फिर से साउथ ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी, फिर से पर्थ में मैच हुआ, फिर से पैटरसन ने 100 मार दिया और इस बार डूली ने और वेब ने कंट्रीब्यूट करे थे। फिर से देखिए पेशल क्लेरी कंसिस्टेंटली 1-2 करके विकेट्स हैं। क्लेरी काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है अगर मैं करंट टीम से कंपेयर करूँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम का, लेकिन पता नहीं क्यों उनको खिलाया नहीं जा रहा। इस बार वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने चेस करा और वो फिर से निपट गए। इस बार भी एमी एडगर का परफॉर्मेंस रहा है। ब्रूक हैरिस, एलाइजा डॉडरी जो भी स्क्वाड में है, बार्सबी, प्राइस, विलिंगटन, बेट्स, सब ने एक एक करके विकेट निकाले। और लास्ट जो मैच हुआ था जो कि एडिलेड में हुआ, अच्छा इस बीच में एडिलेड में कोई मैच हुआ नहीं था, सारे के सारे मैच पर्थ में हुए थे। और एडिलेड में यही एक लौता मैच है जो लास्ट मैच हुआ था, जो 2 दिन पहले ही हुआ। जी हाँ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बनाए थे 228 रन, डिसेंट स्कोर है, उतना बुरा भी नहीं था। प्रेशर में डाल दिया था टीम को। मैडी डार्क जो न्यू साउथ वेल्स से आई है इस सीजन में, करमाइकल लास्ट मैच में भी उन्होंने कुछ रन बनाए थे, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट मैच में उन्होंने कुछ रन बनाए 33। इस बार भी उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करा और बैटिंग फर्स्ट करते ही उनके कुछ रन आ गए। बाकी बेट्स, एम्मा सर नाम इनका, फाल्कोनेट और बार्सबी। साउथ ऑस्ट्रेलिया काफ़ी मुश्किल में पहुंच गए थे, एक टाइम के लिए लग रहा था कि वो शायद हार भी सकते हैं, लेकिन फाल्कोनेट ने नीचे से आके काफ़ी बढ़िया बैटिंग करी और मेक श्योर करा कि उनकी टीम जीत रही है। बाकी कोर्टनी वेब, डेव ब्रॉ, इन्होंने कुछ परफॉर्मेंस करे और यहाँ से एमी एडगार्ड ने 4 विकेट्स निकाले थे। बाकी टियाने पेशल इनके परफॉर्मेंस थे और वाइली बैकर ये कुछ विकेट्स भी रहे हैं। तो ये है सीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया हार सकती थी, उनकी बैटिंग में कोलैप्स का सीन बन रहा था, लेकिन नीचे से आके वही मैं बता रहा हूँ कि जिस सिचुएशन से उन्होंने मैच निकाला, वहाँ पर अगर कोई सामने एक्सपीरियंस टीम होती तो बहुत दिक्कत में पहुँच सकते थे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पास वैसे ही कोई प्लेयर्स नहीं थे उतना खास कुछ करने लायक, फिर भी जो भी थे उनके साथ ही उन्होंने काफ़ी दिक्कत में डाल के रखा हुआ था। तो ये सीन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अलग हट के कुछ नाम आपको नहीं मिल रहा है। कुछ नाम आपने देखे होंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी टीम में वैसे भी है, मैं कुछ अलग यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा हूँ। ब्रिजेट पैटरसन का एक सीन आपने देखा होगा, 5 में से 2 बार खाली उन्होंने बैट फर्स्ट करा है और दोनों ही बार उन्होंने 100 मार के रखा हुआ था। एक और सीन जो हम नोटिस कर पा रहे हैं, 5 में से 4 मैच तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती ही है। लास्ट मैच भी जो था वहाँ पे भी बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही थी। सिर्फ मैं कहूँगा एक्सपीरियंस की कमी रही है, इक्वल नहीं स्ट्रेंथ रहा है दोनों टीमों का, इसीलिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पीछे रह गई। नहीं तो हर बार हम यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं कि बैटिंग फर्स्ट टीम का एज रहता है। लास्ट मैच में भी था, जीत नहीं पाया अलग बात है, नहीं तो एज उनके पास एक टाइम के लिए था। और चेसिंग टीम को हमेशा यहाँ पर दिक्कत में आना पड़ रहा है और विकेट्स यहाँ पर काफ़ी गिर रहे हैं। मिनिमम 7-8 विकेट कहीं नहीं जा रहे हैं, चाहे वो टीम जीते या वो हारे। लास्ट मैच में भी 8-8 करके विकेट गए। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो 7-8 मतलब 17 विकेट, उसके पहले 9 और 10 19 विकेट। बैटिंग फर्स्ट में कम विकेट्स गिर रहे हैं ऑफकोर्स, उसके बाद फिर से 9 और 10 19 विकेट और उसके बाद 8 और 10 18 विकेट। तो 17 से 18 विकेट, 17 से 18-19 विकेट तो कहीं नहीं जा रहे हैं जो आप नोटिस कर पा रहे हैं। तो बॉलर्स भी आपको यहाँ पर बराबर रखने पड़ रहे हैं। एक आध बैट्समैन आ रहे हैं स्पेशली बैटिंग फर्स्ट से जो बड़ा इनिंग्स खेल के गए हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 बार पैटरसन का नाम आया है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर हम देखेंगे तो एक बार पिपारो का नाम आया था, एमी एडगार, पिपारो और कार्माइकल, और दोनों ही बार पिपारो का नाम आया था जब भी उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करी है। हालांकि लास्ट मैच भी उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करा हुआ था लेकिन कोई परफॉर्मेंस उनका नहीं था, स्टार्ट ही नहीं ले पाई थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। बॉलर्स आपको बराबर रखने पड़ेंगे और बाकी कुछ प्लेयर्स हैं जो आपको बैटिंग सिस्टम में दिख जाएंगे जो बॉलिंग का भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। अच्छा, हेड टू हेड ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। अगर हम आ जाएंगे ग्राउंड की तरफ तो ये साउथ ऑस्ट्रेलियन वुमेन का ग्राउंड है। तो पैटरसन का यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, वही है, इनकंसिस्टेंट है। 33 का औसत है, 2 बार उन्होंने 50+ स्कोर बना के रखा हुआ है। जब उन्होंने मतलब 50+ उन्होंने बनाया है, एक बार 82 जो 50 का आपको दिख रहा है और एक बार जो 100 है 100, तो काफ़ी इनकंसिस्टेंट है। लेकिन जब चलती है ये बहुत लंबा खींच देती हैं। और बॉलिंग से सैम बेट्स जो 7 में से 10 विकेट आपको इनके दिख रहे हैं। अभी देख लेते हैं कि ग्राउंड में कैसे कैसे मैचेस होते हैं, ठीक है। ऊपर तो हेड टू हेड से जो था मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा अलग मैंने कुछ बता दिया होगा। जो अभी अगर आप परसेंटेज टीम बनाने जाएंगे तो वहाँ से जो प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे वही मोटा मोटा है। अभी एक बार अगर ग्राउंड पे नोटिस करें तो देखते हैं क्या होता है। साउथ ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया के पीछे मैच हुआ। अब यहाँ पे जब बराबर की टीम सामने आ रही होगी ना, तब आपको दिख जाएगा कि साउथ ऑस्ट्रेलिया की वीकनेस कहाँ पे है, ठीक है। ये तो चलिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखकर आपको समझ में नहीं आएगा, ये जो टीम टूटी फूटी एक टीम है, लेकिन पास्ट के मैचेस अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका टीम कैसा रहता है।
तो साउथ ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करी, जहां पर आपको पैटरसन के स्कोर दिख रहे हैं 41। तास्मानिया ने बहुत ही इजीली चेस कर लिया, कोई कंपटीशन नहीं है, डिस्पाइट मेगन शूट और टालिया मैगरा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मेगन शूट, टालिया मैगरा रही हैं, उसके बावजूद भी टीमें 38 ओवर में मैच चेस कर रही है सिर्फ 5 विकेट खोकर। तो बाकी बॉलरों का क्या ही हालत है जो बॉलर अभी खेल रहे हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया तास्मानिया के बीच फिर से मैच हुआ, फिर से बैटरसन ने स्कोर बनाए। मैकफार्लिन के कुछ स्कोर्स हैं और बेट्स यहाँ पर बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट उन्होंने करा था। फिर से मैगन शूट, मैग्रा और ब्राउन विकेट्स निकाले, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। 242 का टारगेट भी 243 का टारगेट भी चेज हो गया। साउथ ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स के बीच मैच हुआ, 135 पर निपट गए वो। मैग्रा का कुछ स्कोर्स हैं। ये वो मैचेस हैं जब मैग्रा कम से कम अवेलेबल रही हैं, जो बैटिंग बॉलिंग सब करती है मेगन शूट, मैग्रा। अभी तो वो भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि साउथ ऑस्ट्रेलियन टीम की हालत अभी किस जगह पे है। लेकिन फिर भी वो मैच जीत रहे हैं, तो कितना ज़्यादा खराब हालत, मतलब साउथ ऑस्ट्रेलिया से भी कितना ज़्यादा खराब हालत वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का भी है। ठीक है, ये टीमें, इवन मैं तो ये आपको ये भी कह सकता हूँ, मुझे जो लग रहा है कि जब यही टीमें इवन एसीटी के टीम के सामने भी आएंगी ना, जो मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट वीकर टीमों में से है, वीकर टीमों में से नहीं, वीकेस्ट टीम है इस डोमेस्टिक सर्किट में, वो भी इनको धूल चढ़ाने के लिए काफ़ी हो सकती है। अच्छा, न्यू साउथ वेल्स ने 176 यहाँ पर इजीली चेस कर लिया था, जहाँ पे आपको बार्ड्स भी 1 विकेट और मेटिलियन, डार्सी ब्राउन सा नाम इनका, डार्सी ब्राउन ने 2 विकेट निकाले हुए थे। साउथ ऑस्ट्रेलिया तास्मानिया के भी फिर से मैच हुआ। साउथ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर बैटिंग से अच्छा करा। पैटरसन देखिए बैटिंग फर्स्ट में मोस्टली नाम इनका आ रहा है, और जोसी डूली जिन्होंने 100 मारा हुआ था। बाकी कोटनी वेब, इनको 3-4 से 5 ओवर का ही बॉलिंग मिलता है, अगर उसमें वो विकेट निकाल पाती हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो नहीं, इससे ज़्यादा वो उनको बॉलिंग नहीं मिलता है, लेकिन बॉलिंग मिलता है इनको, जो सबसे बड़ी बात है। बाकी बेट्स आप नोटिस कर सकते हैं, काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर यहाँ पर रहती है। एलाइजा डॉड्री जो स्क्वाड में है, और ब्रूक हैरिस, इनके परफॉर्मेंस रहे हैं। और लास्ट जो मैच हुआ था पिछले सीजन का, साउथ ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था जो 261, फिर से एसीडी ने यहाँ पर चेस कर लिया था। समझ रहे एसीडी की जैसी टीम ये भी यहाँ पर चेस करे जा रही है। बेट्स के 2 विकेट, हैरिस के विकेट्स, और मैकफार्लिन और एन ओनील इनके परफॉर्मेंसेस थे। और लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था वो भी आप इस ग्राउंड के मैच में कंसिडर कर सकते हो। तो यही हालत है अभी। देखिए, ज़्यादा आप यहाँ से कुछ समझ नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीज़ें आपको इसी मैच में काम पे लग जाएगी, लेकिन आने वाले समय में जब इक्वल स्ट्रेंथ वाली टीमें सामने आएंगी, स्पेशली मैं कहूँगा एसीडी की टीम, क्योंकि एकमात्र वही टीम है जो अभी ज़्यादा टूटी नहीं है इंटरनेशनल ड्यूटीज़ की वजह से, तो वो जब इनके सामने आएंगे तब देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम। यहाँ से आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत ज़्यादा खराब हालत में है। और पिछले सीजन में तो, और मतलब जब 2-3 बचे कुछ प्लेयर्स थे भी, तब भी वो कुछ खास नहीं कर पाए थे, और अब तो वो प्लेयर्स भी नहीं हैं। ठीक है, तो ये कुछ सीन है जो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे नए प्लेयर्स हैं जिनका आपने ऊपर नाम नहीं देखा होगा। तो उनमें से कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं आने वाले समय में, या फिर इस मैच में भी। ब्रिजेट पैटरसन आपको रख के वैसे चलना है, क्योंकि सामने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम है। अगर कोई स्ट्रॉन्गर टीम होती तो मैं आपको कहता कि बैटिंग फर्स्ट में आप इनको रख के चलिए, बैटिंग सेकंड में चांस ले लीजिए। हालांकि लास्ट मैच में भी बैटिंग सेकंड में कुछ खास वो कर नहीं पाई थी, लेकिन अभी मैं कहूँगा कि पूरी दोनों टीम्स मिलाकर सबसे बड़ी बैट्समैन यही हैं। ठीक है, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, इसलिए टीम में रख कर चलो, बड़ी लीग में कुछ करो, लेकिन टीम में रख कर चलो रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। लेकिन बैटिंग फर्स्ट में ये कैप्टन फर्स्ट मटेरियल भी है, इसके लिए आप रेडी रह सकते हो। एमा डिप ब्रो जो लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके आई है, डोमेस्टिक सर्किट में 2-3 साल पहले ये काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड इनका रहता था। पिछले सीजन में कुछ मौके इनको मिले थे, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस इनका नहीं था। अभी क्या है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम सामने है, तो कोई भी टीम, कोई भी प्लेयर आके रन बना के जा सकती हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। तो आप चाहो तो रख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि इनसे बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये परफॉर्म नहीं कर सकती हैं इस बार भी, लेकिन इनसे बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो सकता है अगर हम उनकी तरफ देखना चाहें तो। उसके बाद जोसी डूली जो मेरी टीम में ज़रूर से होंगी। अगर कीपर सेक्शन में आप ट्रायड एंड ट्रस्टेड वाले ऑप्शन की बात करेंगे तो ये सबसे पहले इनका नाम आना चाहिए। पिछले सीजन में ब्रेकआउट परफॉर्मर रही है, हालांकि लास्ट मैच में परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कीपर सेक्शन बेस्ट ऑप्शन यही है। टीगन मैकफार्लिन आप ज़रूर नहीं देना चाहेंगे, कीपिंग यही कर रही है, लेकिन खास कुछ बैटिंग परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा है। जेमा बार्सबी कुछ भी खास इनका नहीं रहा है, मुझे नहीं पता कि मतलब कैप्टनसी बनाने का, कैप्टनसी देने का क्या रीज़न है, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। एक्सपीरियंस के मामले में यही सबसे आगे आ जाती हैं, तो इसीलिए। बाकी बैटिंग से काफ़ी साल हो गए इन्होंने कुछ नहीं करा है, बॉलिंग से कभी कभार इनको कुछ परफॉर्मेंस आता है, तो उस हिसाब से आप इनको देख सकते हैं।
एन ओनील, केट पैटरसन। उसके बाद दो जो बॉलर है जो आपको जरूर रखने होंगे, एली फाल्कोनर और सैम बेट्स। ये दोनों बैटिंग भी कर सकती हैं और रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग अगर आपको बिल्कुल सेफ देखना है तो ये दोनों आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टन मटेरियल भी हैं। और मुझे लगता है कम से कम बेट्स को तो काफ़ी लोग होंगे जो कैप्टन बनाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम की हालत आप देख सकते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस की कमी है, जो कि मैं बार बार आपको कहना चाहता हूँ। अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी और अनलेस कि लास्ट मैच की तरह वो बिखर नहीं जाए टॉप ऑर्डर उनका, तो वो काफ़ी बड़ा स्कोर भी बना सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो चेस करने वाली टीम जो होगी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वो काफ़ी प्रेशर में आ सकती है और इजी विकेट्स वो यहाँ के बॉलर्स को देखे जा सकते हैं। ब्रूक हैरिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, स्पेशली चेजिंग में इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं, तो आप इनको बिल्कुल रख सकते हैं थर्ड बॉलर के रूप में फाल्कोनर बेट्स के बाद, ठीक है। फाल्कोनर बेट्स मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि कैप्टन वाइस मटेरियल है, अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं सोचना है तो आप इनके साथ जा सकते हैं। फाल्कोनर बेट्स दोनों बैटिंग भी कर सकती हैं, ठीक है। पिछले सीजन तक सिर्फ बेट्स को मौका मिलता था, फाल्कोनर को नहीं मिलता था। अभी फाल्कोनर को मौका मिल रहा है और ये काफ़ी डेंजरस बॉलर हैं। पिछले एडिशंस में भी जब सारे मेन प्लेयर्स अवेलेबल भी होते थे, तब भी जब इनको ठीक ठाक से मौका मिला था इन्होंने परफॉर्म करके रखा हुआ था। ज़्यादा मौके इनको कभी नहीं मिलते थे, लेकिन अभी जब इनको पूरा एक्सपोजर मिल रहा है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है और ये बैटिंग भी कर सकती है, सबसे बड़ी बात। तो हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगी, पैटरसन, डूली, वेब कैप्टन वाइस मटेरियल है। बॉलिंग ये कुछ ही ओवर का कराती हैं, लेकिन बैटिंग है इनका बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं कहूँगा टीम में रखकर चलो कैप्टन वाइस मत बनाओ, क्योंकि अभी तक इन्होंने वो पोटेंशियल शो नहीं करा है कि इनके पास वो एबिलिटी है कि नहीं 50 के स्कोर को 100 तक वो ले जा पाए। लेकिन हाँ, 40-50 का स्कोर लास्ट मैच में इन्होंने बनाया हुआ था, अभी भी आप ये चीज़ उम्मीद रख सकते हैं। उसके बाद बार्स भी रख के चलना होगा आपको, क्योंकि एक्सपीरियंस इनके पास बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी बैटिंग कर लेती हैं, मैं बैटिंग से उम्मीद नहीं रख रहा, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और 10 ओवर की बॉलिंग भी ये खुद करा रही हैं, खुद कैप्टन है क्योंकि। तो 4 आपके ये यहाँ पर हो गए। उसके बाद फाल्कोनर और बेट्स। 7वां प्लेयर आप ब्रूक हैरिस को ले सकते हो, या फिर वहाँ से एमा डे ब्रॉ जो ओपनिंग कर रही हैं उनको भी ले सकते हो। लेकिन जनरली मैं सजेस्ट यही करूँगा कि बॉलर्स को लेकर चलो, क्योंकि यहाँ पर ईजी विकेट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम के प्लेयर्स को, स्पेशली अगर वो सेकंड से बॉलिंग कराते हैं तो। क्योंकि अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाके 250 के ऊपर स्कोर इस बार बन जाएगा, ठीक है। और काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं जैसे कि पैटरसन, डूली, इनके बैटिंग रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं, तो इसीलिए बेंच पे एलाइजा डॉड्रिच हैं और एलेक्स प्राइस आपको दिख जाएंगी। एलेक्स प्राइस काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, हालांकि लास्ट 2 सीजनों से उतना अच्छा इनको मौका नहीं मिला है और कुछ खास कर भी नहीं पाई थी जब उनको मौके मिले भी थे। एलाइजा डॉड्रिच बैटिंग कर सकती हैं, स्पेशली इनका बॉलिंग है काफ़ी अच्छा रहा है। लास्ट एडिशन में जो मौके इनको मिले थे इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था। बाकी मुझे लगता नहीं कि एक मैच के बाद टीम चेंज कर दे एलाइजा डॉड्रिच, हालांकि मुझे लगता है मौका मिलना चाहिए। पैटरसन के जगह पर मौका मिल सकता है। पैटरसन इस सीज़न में जो साउथ ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक सर्किट होता है वहाँ पे 50 ओवर फॉर्मेट में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रही हैं, लेकिन ये इसी सीज़न में है, उसके पहले तक इनका कोई नाम अता पता नहीं था। तो डॉड्रिच को मौका दिया जा सकता है इनके जगह पर। बाकी मुझे लगता नहीं। एन ओनिल भी एक ऑप्शन है जिनके ऊपर अगर टीम कोई चेंज वगैरह करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि बैट्समैन है, ये बहुत नीचे बैटिंग भेजा जा रहा है इनको, तो देख सकते हैं हम क्या करा जा सकता है। एन ओनिल भी बॉलिंग करा लेती हैं, एलाइजा डॉड्रिच भी बॉलिंग करा लेती हैं, तो सेम ही हो जाएगा अगर एक दोनों में से किसी को मौका मिलता है तो। हालांकि अगर डॉड्रिच खेलती हैं तो उनको बॉलिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो क्लो पिपारो आपके पास, अगर एक्सपीरियंस के मामले में बात करेंगे तो ये सबसे पहले आना चाहिए। कार्माइकल वगैरह ये पिछले एडिशंस में थोड़ा बहुत इनका नाम आया है, लेकिन क्लो पिपारो बहुत दिनों से इनकी टीम में है, कम से कम मैं जब से तो इनको फॉलो कर रहा हूँ ये है इनकी टीम में। उसके बाद एशली डे, मैडी डार्क न्यू साउथ वेल्स की टीम में खेलती थी। 2 सीज़न पहले इनको मौका मिला था 2-3 मैचेस में, कुछ रन उन्होंने बनाए थे, खास कुछ नहीं था। क्यों नहीं था? एक तो एलिसा हिली जो जायंट हैं वो उनको मौका मिल जाता था। उसके बाद जब वो नहीं रहती थी टालिया विल्सन को मौका मिलता था, और टालिया विल्सन का तो कोई मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है कि नहीं इंटरनेशनल ड्यूटी वगैरह आ जाएगा, तो इसीलिए मैडी डार्क को कतई मौका नहीं मिलता था। अभी जाके जब उनको मौका मिला वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेलने का, और वैसे भी नीचे टीम में वैसे भी कोई है भी नहीं जो आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं किसी से, तो तब जाके मैडी डार्क ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करा हुआ था। ना सिर्फ बैटिंग से, कमाल का कीपिंग भी उन्होंने करा था। अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो लास्ट मैच में 5 या 6 कैचेज उन्होंने पकड़े थे, और फैंटेसी में भी 100 के ऊपर पॉइंट्स देखी गई थी डिस्पाइट मेकिंग 49 रन, ठीक है। तो वही सीन है।
पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है इनका, बहुत हाईली रेट तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन अच्छी प्लेयर है, एबिलिटी है इनके पास इनिंग्स बिल्ड करने का, बिल्कुल आप रख सकते हैं। और वैसे ही परसेंटेज कीपर यही होने वाली है। लोग शायद एक बार के लिए डूली वगैरह को, मैकफर्डिन मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ कोई लेंगे, लेकिन डूली को भी शायद लोग नहीं लेंगे, लेकिन मैडी डाक के साथ अभी लोग जा सकते हैं, आप भी ले सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। करमाइकल उसके बाद एक और ऑप्शन है जिनके साथ आप जा सकते हो, एमी एडगार। एमी एडगार को मैं लास्ट 2 एडिशन से, जब मैं WNCL खेल रहा हूँ, मैंने, अगर आप पुराने वीडियोस को देखेंगे तो आप तो भी आपको इनका नाम कई बार दिख जाएगा। बहुत ही जेन्युइनली अच्छी प्लेयर रही है ये। क्या होता था कि निकोल बोल्टन, एमा किंग, एशली किंग और भी बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच में इनको मौके नहीं मिलते थे। बैटिंग अभी भी जहाँ पे उनको मिल रहा है तब भी वहाँ पे ही मिलता था, लेकिन बॉलिंग इनको नहीं मिलता था। पिछले 2-3 सीजन मिलाकर 5 ओवर की भी बॉलिंग इनको नहीं मिली है। लास्ट मैच में इन्होंने करा था 10 ओवर, और यही ये एक एग्जाम्पल है कि कौन से प्लेयर का रोल क्या। अभी अगर आप देखेंगे कि एमी एडगार खेल रही है, इनको से तो 7 नंबर बैटिंग मिलेगी, बॉलिंग भी नहीं मिलती है, क्या ही लेंगे। लेकिन मैंने प्रेडिक्ट करा था कि अभी क्योंकि इस टीम के पास ज़्यादा बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं है एक्सपीरियंस प्लेयर्स के मामले में, तो क्या पता एमी एडगार को एक बार थोड़ा ज़्यादा बॉलिंग मिल जाए। मैंने सोचा था थोड़ा ज़्यादा, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा 10 ओवर हो जाएगा, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। एमी एडगार वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक सर्किट में बेस्ट, इफ नॉट वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हैं प्लेयर्स हैं। अगर आप ऑलराउंडर एबिलिटी की बात करेंगे तो बैटिंग में भी टॉप 3 में नाम रहता है इनका मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बॉलिंग पे भी उसी जगह पे उनका नाम रह जाता है, और काफ़ी सही बॉलर है, और ये उन्होंने लास्ट में भी दिखा के रखा हुआ है। अभी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी नहीं होंगे लेने लायक, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। और अगर आपको जेन्युइन ऑलराउंडर चाहिए, ठीक है, तो एमी एडगार काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। अभी क्या है कि अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया चेजिंग कर रही है, मतलब इसमें नहीं, बैटिंग सर्च कर रही है, और अगर वो सस्ते में निपट जाते हैं 100-150 के भीतर, तो शायद इनको कुछ ज़्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये काफ़ी अच्छी प्लेयर है, और आने वाले समय में ये आपको और भी अच्छी तरीके से पता चल भी जाएगा। टिना पिशेल एक और प्लेयर है जो बैटिंग भी कर सकती हैं। उसके बाद मॉली हिली, स्टॉकडेल, ये जो लास्ट के आपको 5 प्लेयर्स दिख रहे हैं ना, इनका कोई रोल ही नहीं बनेगा आपकी फैंटेसी टीम में, ठीक है। इनमें से आप किसी प्लेयर के ऊपर टच ही नहीं करना चाहेंगे। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं ये। स्टॉकडेल, मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि क्या सोच के टीम को खिला रही है। नंबर 9 पे 8 पे बैटिंग बज रहे हैं, बॉलिंग भी नहीं दे रहा जा रहा है। जॉर्जिया वाइली और चारिस बेकर, ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं, अगर आप देखेंगे तो डेथ ओवर में इनको बॉलिंग मिली थी, लेकिन खास कुछ वो कर नहीं पाए थे। और यही वो बॉलर्स हैं जिनको मार के फाल्कोनेट ने जो प्रेशर था वो रिलीज़ करा था। एक प्लेयर है नायडू, ये डोमेस्टिक सर्किट में कंसिस्टेंट विकेट टेकर्स में से हैं, ठीक है। अगर आपको कोई जेन्युइन बॉलिंग ऑप्शन चाहिए तो आप नायडू को देख सकते हो। जॉर्जिया वाइली, जो मुझे समझ में आया है कि ये बैटिंग ऑलराउंडर है, ये बैटिंग थोड़ा बहुत कर लेती हैं, बॉलिंग से कभी कभार विकेट निकाल लेंगी एक आध, लेकिन वो आप ज़्यादा सीरियसली ले नहीं सकते। उनसे बेटर मुझे दिखे हैं कारिस बेकर या बैकर, जो भी इनका नाम है। तो एक ये ऑप्शन है, अगर आपको कोई देखना है। बैटिंग हैंड इनसे उम्मीद मत रखना, लेकिन बॉलिंग थोड़ा बहुत कर लेती है ठीक ठाक। और नायडू जनरली आप कहेंगे कि नहीं ये अच्छी बॉलर है, ये विकेट टेकिंग एबिलिटी के पास है, हालांकि लास्ट मैच इनको विकेट नहीं मिला था, ठीक है। तो अगर आपको बॉलिंग ऑप्शन देखना है तो आप इन दोनों में से देख सकते हो। स्पेशली मैं नायडू की बात करूंगा, उसके बाद बेकर, और बाकी जो मॉली हिली, स्टॉकडेल, वाइली, ये मुझे लगता नहीं कि आप लेना चाहेंगे। एशली डे भी इन्होंने कुछ रन्स बनाए हुए हैं इस डोमेस्टिक सर्किट में, लेकिन अभी स्मॉल लीग में क्योंकि आप वेस्टर्न की तरफ से वैसे भी कम प्लेयर लेने वाले हो, तो मुझे लगता नहीं कि आप कंसिडर करना चाहोगे। बड़ी लीग खेल रहे हो तो एक आध टीम में आप सोच सकते हो। हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगी, मैडी डाक आप रख सकते हैं, ठीक है। मैं अभी भी कंसिडर कर रहा हूँ कि ये कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस कर देंगी। 2 दिन पहले ही जो प्लेयर इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके आई है बैटिंग से, 2 दिन बाद अचानक से कुछ हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही है, वो अगर अंडर प्रेशर है, अगर आपको नहीं चाहिए कि मैं 4 से ज़्यादा प्लेयर मुझे नहीं लेना है, तब आप सोच सकते हो, ठीक है। क्योंकि उनसे पहले मैं जिस प्लेयर को प्रायोरिटी देना चाहूँगा वो है क्लोबिपारो सिर्फ बैटिंग ही करेंगी। ये कभी कभार बॉलिंग भी कर लेती थी, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं इनको बॉलिंग मिलने वाली है। उसमें मैडी डाक, कार्माइकल, एमी एडगार, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। उसके बाद टेनल बेशल को आप एक बार के लिए कहीं पर अगर छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। अगर रन कम वगैरह बने और डेथ ओवर में की बॉलिंग नहीं आए तो ये उतना इफेक्टिव नहीं भी हो सकती है। लास्ट मैच में आप ये चीज़ नोटिस करी होगी। ये 5 में से 4 आपकी टीम में ज़रूर से होने चाहिए, ठीक है। और अगर स्पेस का इशू नहीं आ रहा है तो 5 को भी आप रख के चल सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई एक्स्ट्रा प्लेयर देखना है, बड़ी लीग खेल रहे हो, वेस्टर्न की सपोर्ट में टीम बना रहे हो, तो ये जो मैंने बताया बेकर और नायडू, ये ऑप्शंस हैं जो आप देख सकते हो।
लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कुछ करे। लेकिन एक चीज़ है, अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही है और फिर से लास्ट मैच की तरह सीन बना और तो हो सकता है कि कुछ प्रेशर में वो डाल सके, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई पॉसिबिलिटी बनना चाहिए इस मैच में जहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जीत सके। लेकिन प्रेशर वगैरह अगर वो बना पाए जैसे कि लास्ट मैच उन्होंने करा था तो वो चांस बन सकता है। ठीक है। बेंच पे जो प्लेयर होंगी, माया बाउचियर शायद इनका नाम है, इंग्लैंड की प्लेयर है ये। खास कुछ मैंने देखा नहीं है। उसके बाद पियापा क्लियरी, मुझे नहीं पता क्यों नहीं खिलाया जा रहा, वैसे भी इनके पास कुछ हैगा नहीं, फिर भी इनको नहीं मौका मिल रहा है। शेल्टन कूपर लास्ट सीजन में कुछ मैचेस खेली थी, खास कुछ नहीं है, ठीक ठाक रही है। और उसके बाद जोई ब्रिटलिफ, मुझे लगता नहीं इनमें से किसी को मौका मिलना चाहिए। सिर्फ क्लियरी एक प्लेयर है, अगर कोई और इशू नहीं है इनको लेकर तो इनको मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। बाकी देखना पड़ेगा टीम क्या करती है। कैप्टन ऑफ द चॉइस की बात करें तो वेब बेट्स, इन दोनों के आसपास लोग जा सकते हैं। और मुझे लगता है बेट्स कम से कम काफ़ी लोगों की कैप्टन कंसिडर होंगी। उसके बाद एली फाल्कोनर और जेमा बार्सबी। रिस्क लेना है तो जोसी डूली पैटरसन आपके लिए बैटिंग से और ब्रूक हैरिस बॉलिंग से। वेस्टर्न की तरफ से एबी एडगार कार्माइकल के आसपास लोग जा सकते हैं। उसके बाद मैडी डार्क, टेरल पेशल और रिस्की में क्लो पिपाडो का ऑप्शन आएगा। और इसके अलावा भी आप जो बेकर, नाइडू, ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये एक आध यूनिक पिक के तौर पे अगर आप चाहो कहीं पे स्पेस मैनेज करने के लिए तो आप रख सकते हो। मुझे ज़्यादा उम्मीद हालांकि नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो रख सकते हो। अच्छा, तो मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है। क्या मैंने करने की कोशिश करी है, क्योंकि बॉलिंग से मुझे खास कुछ दिख नहीं रहा है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। स्पेशली अगर वो पहले बैटिंग करती हैं तो ये टीम काफ़ी इफेक्टिव हो भी सकता है। एक बॉलर होगा जिनको लोग ले सकते हैं, वो है पेशल। आप चाहो तो यहाँ पर पीटरसन के जगह पर ले सकते हो। ये मैंने पीटरसन को रख रहा है, उनके जगह पर आप ले सकते हो। बाकी एमी एडगार है जो मुझे बॉलिंग का क्वेश्चन दे सकती हैं। मैडी डार्क देखो परसेंटेज प्लेयर है, ठीक ठाक प्लेयर है। मैं कहूँगा अगर वो चेस कर रही हैं तब जाके आप सोच सकते हो कि नहीं चलो अगर रिस्क लेना है, चांस लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है। अगर वो बैट फर्स्ट कर रही है लेके चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कीपिंग से भी पॉइंट दे सकती हैं आपको। ज़रूरी नहीं हर मैच 5-6 कैचेस पकड़े, लेकिन 1-2 कैचेस भी अगर पकड़ लेती तो वो कुछ ना आपको दे सकती है। नहीं तो यहाँ पर मैंने बता दिया पेशल, और बाकी जो मैंने बिक्कर और जो आपको मैंने बताया नाइडू के बारे में, जो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, कहाँ पे दिख जाएंगी। अच्छा, इस ऐप में नहीं है वैसे, अगर किसी और ऐप में आपको वो दिख जाएगा तो आपको पता है, आपको अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में डॉडरिज होंगी, अगर वो खेलती हैं तो लाइक टू लाइक चेंज आपके लिए हो जाएंगी पीटरसन की जगह पे। तब आप यहाँ से पिपाडो या डार्क में से किसी एक को ड्रॉप करके डॉडरिज और पेशल को ले सकते हो और 7-4 का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर है जो मुझे सही भी लग रहा है। ठीक है। पैटरसन, वेब, डूली मेरे लिए बैट्समैन है, और उसके बाद नीचे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देंगी बार्सबी, बेट्स, फाल्कोनर। और यहाँ पर अगर आपको एक और बैट्समैन ऐड करना है तो एमा डेब्रो का ऑप्शन तो है, लेकिन किसकी जगह पर लोगे थोड़ा देखना पड़ेगा। जेमा बार्सबी का एक ऑप्शन बना रहता है, लेकिन जेमा बार्सबी काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर है और इस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया टीम से मुझे बहुत उम्मीद नहीं है, तो इसीलिए किसी भी एक्सपीरियंस बॉलर के ऊपर मैं चांस नहीं लेना चाहूँगा। बाकी आपका डिसीजन है अगर आप लेना चाहते हो तो। जोसी डूली का भी एक सीन बन सकता है, लेकिन जोसी डूली ने कल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था और इस लास्ट मैच में खाली वो फेल हुई है, लेकिन उसके पहले डोमेस्टिक में भी उन्होंने मतलब लोअर लेवल में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है। तो इसीलिए मेरे पास खास कोई रीज़न नहीं है इनको ड्रॉप करने का। एमा डेब्रो मैं, क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट है तो 2 ओपनर अगर आप लेके चलते हो तो ज़्यादा आप कवर नहीं करोगे बैटिंग को, इसीलिए मैंने एक चांस लिया है। काफ़ी लोग ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है मोस्ट लोग अभी भी उनको ड्रॉप करेंगे। कैप्टन में चॉइस की बात करें तो एमी एडगार, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग आप सोच सकते हो, क्योंकि बैटिंग हैंड इनका बहुत ही अच्छा है। बैटिंग उन्होंने करके नहीं दिखाया हुआ था लास्ट मैच में, लेकिन वो पोटेंशियल भी इनके पास बहुत ही अच्छा है। और बॉलिंग तो ये 10 ओवर करा ही नहीं है, और मेरे हिसाब से अगर आप डोमेस्टिक सर्किट को कंसीडर करोगे तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया टीम में बेस्ट ऑलराउंडर है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल सेफ जाना है, तो ये फाल्कोनर और बेट्स कॉम्बिनेशन है जिनका साथ आप जा सकते हो। और अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो ब्रिजेश पैटरसन का ऑप्शन आपके पास बना रहता है। तो ये 4 ऑप्शंस है। अलग थोड़ा देखना है तो यहाँ पर वेब का भी ऑप्शन आएगा, लेकिन ये बॉलिंग 4-5 ओवर का ही कराएंगी और बैटिंग से अभी तक उन्होंने कुछ खास नहीं करा है। 50-60 के भीतर रन बनाए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो पैटरसन वगैरह ने दिखा के रखा हुआ है 100 वगैरह बना के, तो वो आप अगर चांस लेना चाहते हो 60 रन के लिए तो वो आप देख सकते हो। विकेट का कोई गारंटी नहीं है, कभी कभार ले लेती हैं, कभी मोस्टली विकेट्स इनको नहीं मिले हैं। पिछले सीजन में एक ही मैच में इनको विकेट मिला था, तो बॉलिंग से ज़्यादा जो है एक्सपेक्टेशन ना ही रखें तो बेहतर, लेकिन बैटिंग अच्छी कर लेती हैं। बाकी देखना पड़ेगा कि आप क्या कर पाते हो। लेकिन ये 4 मतलब एमी एडगार, पैटरसन बैटिंग फर्स्ट में, फाल्कोनर और बेट्स मेरे लिए बेटर ऑप्शंस हैं, और उसके बाद वेब, बार्सबी, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप अगर अलग कुछ करना चाहते हो तो देख सकते हो।
तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो का पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट वन में सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड बाय फॉर नाउ।